आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हर कोने में मशरूम हो रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जहां पर लोग हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं किसी कमरे के अंदर, किसी घर के अंदर, किसी सैलून में, जो कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट्स हैं, अलग अलग तरह की उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं और इस कारण की वजह से लोग अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर मयंक, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और फाउंडर क्राउन का। आज इस वीडियो में हम डिटेल में आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं तो आपको क्या ऐसे पॉइंट्स आपके पास टिक्ड होने चाहिए जिसकी वजह से आप ये श्योर कर सकें कि जिस सेटअप में आप जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं वो कोई फेक क्लिनिक नहीं हो। इस चीज के लिए, ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आए और ये इजी हो, मैंने इस वीडियो को 5 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है। तो आइए एक एक हेडिंग करके हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें। जब हम किसी से हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हों तो हमें उनकी क्वालिफिकेशन या डिग्री सर्टिफिकेट्स चेक करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन जिनके पास MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हो, या MD इन डर्मेटोलॉजी जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट में कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग करी हुई हो, वो लोग किसी भी प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग के बिना इस प्रोसीजर को करने के लिए एडिक्वेसी नहीं रखते हैं। तो MCH या MD डर्मेटोलॉजी की डिग्री अगर आपके पास है तो आपके पास लाइसेंस है कि आप वो प्रोसीजर कर सकते हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के हिसाब से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक परफेक्ट सर्जन आपके लिए प्रूफ हो। इसलिए ज़रूर से देख लें कि उनके पास प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग हो जो कम से कम 1 साल के लिए हो। इसके अलावा आप इस चीज़ को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने के हिसाब से अगर चेक करना चाहें तो आप नेशनल मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं या फिर आपके स्टेट की जो मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है उस पे जा सकते हैं और आप डॉक्टर से पूछकर उनका जो मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेशन नंबर हो वो उसमें डाल के 2 मिनट के अंदर उनकी सारी डिग्रीज देख सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट या फिर एक कॉस्मेटिक सर्जन बोलते हैं। अगर आप उनकी डिग्रीज में ये जो मैंने डिग्रीज की पहले बात करी है वो चीज़ें नहीं देखें तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है, वहां से अपनी सर्जरी डेफिनेटली ना कराएं। दूसरा पॉइंट, जब हम ढूंढते हैं कि एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक हो जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो आपके लिए सेफ ना हो, तो उस फैसिलिटी के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स जरूर से एन्यूमरेट कर लेने चाहिए। पहली चीज, अगर आप एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी जो आपके लिए सेफ हो ऐसी फैसिलिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको ये जरूर से देख लेना चाहिए कि ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो आपके क्लिनिक के अंदर चेक में जरूर हो। पहली चीज, आप जिस भी जगह हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो वो एक क्लीन स्टेराइल फैसिलिटी होनी चाहिए। पहली चीज, हाइजीन क्लीन होना चाहिए क्लिनिक का। दूसरी चीज, उनके अंदर एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए जहां पे बेसिक गाइडलाइंस ऑफ स्टेरिलिटी मेंटेन हो। ऑपरेशन थिएटर फ्यूमिगेशन का प्रोसीजर होना चाहिए जिसके अंदर आप प्रॉपरली सारी सर्फेसिस को बिल्कुल स्टेराइल करते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन ना हो। इस क्लिनिक के अंदर आपकी सेफ्टी के लिए इमरजेंसी बैकअप मेडिकेशंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, अम्बू बैग, इंट्यूबेशन किट और बॉयल्स apparatus जो एनेस्थीसिया की बेसिक इक्विपमेंट होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ में एक डिफिब्रिलेटर क्लिनिक के अंदर जरूर से होना चाहिए, चाहे वो एक AED हो या एक मैनुअल डिफिब्रिलेटर हो, जो कि आपकी सेफ्टी और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये जरूर से देख लेना चाहिए कि इनके पास एक स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट के लिए एक प्रॉपर ऑटोक्लेविंग इस सेटअप में जरूर से होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग होता है जिसमें आपके जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी में यूज होते हैं उनको एक स्टेराइल तरीके से क्लीन करके वापस यूज करने का तरीका। लेकिन सर्जरीज में बहुत सारी चीजें डिस्पोजेबल्स होती हैं। डिस्पोजेबल्स वो चीजें होती हैं जो आपकी सर्जरी में एक बार इस्तेमाल होने के बाद किसी और में इस्तेमाल नहीं हो सकती है। आप अपने सर्जन से पूछ सकते हैं कि आप एक सर्जरी के अंदर क्या क्या डिस्पोजेबल्स यूज करते हैं और उसको डिस्कार्ड करने का आपके पास क्या मैकेनिज्म है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिर से इस्तेमाल होती हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर और उसको स्टरलाइज करने का क्या तरीका है। अगर इन चीजों को आपको समझाते हुए
कोई भी हिचकिचाए या आपको बोले कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां से आप उठकर उसी टाइम पर चले जाएं, ये आपके लिए सेफ रहेगा। क्लिनिक के अंदर प्रॉपर प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए कमरे होने चाहिए, जहां पे आपको सर्जरी से पहले ब्रीफ किया जाए और सर्जरी के बाद में आपको एक प्रॉपर तरीके से थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद ही वहां से डिस्चार्ज किया जाए। आपको प्रॉपरली वाइटल मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ड्यूरिंग द सर्जरी आपके पास एक वाइटल मॉनिटर का कफ और SpO2 मॉनिटर होता है जो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट रेट, आपकी SpO2 हमेशा मेजर करता रहता है। आपको डिस्चार्ज करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि सर्जन ये देख लें कि आपके सारे वाइटल पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, नहीं तो आपको घर उस टाइम पे नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल्स होंगे जो क्लिनिक हमेशा फॉलो करेगा। आपकी क्लिनिक में एक प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट मैकेनिज्म डिसाइडेड होना चाहिए। आपके क्लिनिक के पास बेसिक इमरजेंसी इक्विपमेंट जो मैंने बताए हैं उसके अलावा एक एग्जिट प्लान रहना चाहिए जिसमें उनके नंबर्स डिस्प्लेड होने चाहिए जिस नियर बाय हॉस्पिटल के साथ में उनका टाई अप हो, और उनके नंबर्स हर स्टाफ मेंबर को पता रहने चाहिए कि यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, ताकि इमरजेंसी होने पर वहाँ से इमीडिएटली कोई भी कांटेक्ट करके एक अर्जेंट बेसिस पे एम्बुलेंस को बुला सकें। अगर आपकी सर्जरी में कोई भी ग्रॉस रिस्क फैक्टर्स हैं तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए एक स्टैंड बाय एनेस्थेटिस्ट क्लिनिक में होना चाहिए। ये आपकी सर्जरी की सेफ्टी को डेफिनेटली बहुत हद तक इम्प्रूव कर देता है। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ की। तीसरी चीज़ है कि आपने ये सब चीज़ें चेक कर ली, लेकिन जिसने आपको कंसल्ट किया वो इंसान ऑपरेशन थिएटर में तो आया ही नहीं। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जिसमें सर्जन आपकी सर्जरी में प्रेजेंट ही नहीं है और वहाँ पे सारा का सारा काम टेक्नीशियंस करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से अपनी सर्जरी ना कराएं। आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें क्लासिफाइड होता है कि कौन सा स्टेप सर्जन को करना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट को अगर हम मोटा मोटा देखें तो उसमें आपकी सर्जिकल प्लानिंग, आपकी लोकल एनेस्थीसिया की एडमिनिस्ट्रेशन, बाल निकालने की प्रतिक्रिया और उसके बाद बाल को डालने के लिए जो जगह बनाई जाती हैं जिनको स्लिट्स कहा जाता है, ये सारे स्टेप सर्जन को अपने आप खुद करने होते हैं। टेक्नीशियंस सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि जो बाल निकाले गए हैं उनको आपकी स्लिट के अंदर प्लेस करने का काम वो टेक्नीशियंस कर सकते हैं, और आपके बालों को सेग्रीगेट करके माइक्रोस्कोप के नीचे डिसेक्ट करना और उनको मॉनिटर करके काउंट करना, ये काम शरीर के बाहर टेक्नीशियंस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्लिनिक में आपके बालों को निकालना या जगह बनाना भी टेक्नीशियंस कर रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट ना कराएं। अगर आप ये देखते हैं कि आप किसी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुँचे और ओटी के अंदर सर्जन तो है ही नहीं, प्लीज़ वहाँ से खड़े हो जाएं और उसी टाइम पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर दें कि मैं यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। चौथी चीज़, आपको प्राइस जो हेयर ट्रांसप्लांट का बताया गया वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या टू गुड टू बी ट्रू जिसको कहते हैं। अगर ये इस तरह का प्राइस है कि आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स 20 या 25,000 या 30,000 या 40,000 रुपए में कोई करके दे रहा है, तो वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड सर्जन बैठ के वो काम 6 से 8 घंटे लगाने के बाद नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी कॉस्ट कटिंग करने का अगर आप सोचते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए, तो आप ये मान कर चलिए कि इसमें ग्रॉस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें आपको एक अननेचुरल लुक वाले बाल मिल सकते हैं, आपको ओवर हार्वेस्टेड डोनर मिल सकता है, या कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है जिसको वो क्लिनिक हैंडल ही ना कर पाए, और ये चीज़ बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए इसको ऐसा ना सोचें कि आप एक आज सैलून में जाके हेयर कट करा रहे हैं और अगले महीने 2 महीने बाद अगर ठीक नहीं होगा तो हम किसी और से करा लेंगे। ये वो चीज़ नहीं होती है। आपका डोनर एरिया लिमिटेड है, उसी के अंदर से हमें फॉलिकल्स निकालने हैं और उसको एक खूबसूरत रिजल्ट की तरह देख सकें। इसके लिए बहुत सारी साइंटिफिक, टेक्निकल, आर्टिस्टिक वैल्यू वाली चीज़ें करनी होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, जो जब नहीं करी जाएं तब आपको एक डिजास्टर के साथ झेलना पड़ेगा उस चीज़ को ज़िंदगी भर शायद। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कॉशन के साथ ये चीज़ों को ज़रूर से फॉलो कर लें कि आप हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्ट कटिंग करने का ना सोचें। इस प्रोसीजर को तब कराएं जहां आप एक प्रॉपर
क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट में एक प्रॉपर क्वालिफाइड सर्जन के हाथों ही सर्जरी करा पाएं। अगर आपका बजट नहीं है और आप फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं किसी अच्छी जगह से, आज की डेट में बहुत सारे EMI ऑप्शंस होते हैं जो इंटरेस्ट फ्री होते हैं, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। उसको आप स्लोली पेमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको सूट नहीं करता है तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अभी के लिए रुक जाएं, अपना बजट एस्टैब्लिश कर लें, उसके बाद इस प्रोसीजर को कराएं। लेकिन जब भी कराएं एक प्रॉपर क्लिनिक में एक प्रॉपर सर्जन के हाथों ही कराएं। और ग्रॉसली पांचवी चीज जिसकी मैं बात करना चाहता था वो मैं समरी में आपको बताना चाहता हूं कि आप जब ये सारी चीजें देख चुके हों तो जिस भी क्लिनिक में जाएं उनसे आप कुछ सवाल क्लियरली पूछ लें। इन सवालों को पूछने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। पहली चीज, सर्जन की क्या क्वालिफिकेशन है। दूसरी चीज, मेरी सर्जरी कौन करने वाला है और सर्जन कौन कौन से स्टेप करने वाले हैं। तीसरी चीज, इमरजेंसी बैकअप के लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। चौथी चीज, भगवान ना करे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपके पास क्या एग्जिट प्लान है। एग्जिट प्लान की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने सारी चीजें देख ली और कोई हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक 8वीं या 10वीं मंजिल में किसी बिल्डिंग पे खुला हुआ है जिसकी लिफ्ट में वो प्रोविजन ही नहीं है कि आपको किस तरह से एक स्ट्रेचर के ऊपर डालकर कहीं पे इमरजेंसी बैकअप के लिए लेके जाया जाए, या फिर उनका कोई टाई अप ही ना हो किसी ऐसी फैसिलिटी में जो नियर बाय हो जो आपको इमीडिएटली एग्जिट करके ICU फैसिलिटी में ले जा सकें, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपने क्लिनिक को, सर्जन को, सब चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर टैबलेट करके, चेक करके ही इस प्रोसीजर को कराएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके और कोई भी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच।